हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे आज के सेशन में, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी जुडिशियल एग्जाम का, किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको इस टॉपिक पे हर एक जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है सेक्शन 46 ऑफ दी सीआरपीसी। मैं सीआरपीसी के चैप्टर 5 के सीरीज को अब आगे बढ़ाऊंगा और चैप्टर 5 को भी कंप्लीट करूंगा। और इसके पहले, आज के इस सेशन के पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन 41 से लेके 45 तक डिस्कस कर लिया है। सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, बातों को तोड़ तोड़ के समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर्स को मिस किया है तो आपको उन एपिसोड्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन एपिसोड्स को जरूर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी स्टेट का आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 46। तो पहले हर बार की तरह मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने पास आज सीआरपीसी का मेयर एक्ट खोल लीजिए अपने पास और नोटबुक रख लीजिए। और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा और जो बातें बोर्ड में लिखी गई है उनको आप नोट कर लीजिए। आपको जो बेनिफिट होगा कि आपका खुद का पर्सनल नोट तैयार होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यह समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहा है इंस्टाग्राम पे कि सर हाउ टू राइट क्वेश्चंस इन मेंस एग्जाम। मेंस के एग्जाम में कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर दें ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से कुछ इस तरीके से ही पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि मेंस के एग्जाम में कैसे लिखना है और आंसर कम शब्द में सटीक आंसर देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 46 क्या कहता है? अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट कैसे किसको किया जाएगा, अरेस्ट कौन कर सकता है। तो मोड ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस जो बताए गए हैं सीआरपीसी में वो सेक्शन 46 है। और आपने जो देखा है इनकाउंटर जो टर्म है, आप उससे डेली लाइफ में रूबरू होते ही हैं। तो इनकाउंटर से रिलेटेड प्रोविजंस भी आपको मिलेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 46 में। वो क्या है वो आप जानोगे आज इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ अरेस्ट या प्रोसीजर फॉर अरेस्टिंग अ पर्सन किस सेक्शन में है सीआरपीसी का? तो 46। अब सबसे पहले हम प्रोविजन पे आए, उसके पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना जरूरी है। तो सबसे पहला आप नोट करो मीनिंग ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का क्या मतलब होता है? क्या अरेस्ट और कस्टडी दोनों एक ही चीज है? क्या इन दोनों के बीच, अरेस्ट और कस्टडी के बीच क्या कोई डिफरेंसेस है? तो सबसे पहले लोग अरेस्ट के मीनिंग पे बात करते हैं कि अरेस्ट का मतलब क्या। देखो, ऐसे तो अरेस्ट जो टर्म है उसको ना तो सीआरपीसी में और ना ही किसी अन्य लॉ में डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर लिटरली हम लोग बात करें, अरेस्ट का मतलब होता है जब व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के अनुसार जब व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है, किस पर्पस के लिए? तो पहला है या तो उस पे लगे आरोप का वो जवाब दे, दूसरा कि वो कोई अपराध ना करे, इसलिए व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। दैट मींस टू से कि कस्टडी में लिया जाता है। तो ये तो हो गया मीनिंग कि व्यक्ति को कस्टडी में लेना ताकि वो अपराध ना करे या जो भी अपराध का आरोप लगा है उस पर उसका जवाब दे। अब यहां पे आपको दूसरा नंबर पॉइंट भी समझना है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि क्या अरेस्ट और कस्टडी एक ही चीज है, क्या दोनों में कोई डिफरेंसेस है? तो देखो, पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि हर अरेस्ट में कस्टडी होगा, जैसा कि आप लोगों ने मीनिंग में ही देखा।
कस्टडी में लेना व्यक्ति को, क्यों लेना और कैसे लेना, ये मैंने बताया। तो हर अरेस्ट में कस्टडी होगा ही होगा, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट हो यह जरूरी नहीं है। देखो एग्जांपल से समझो बात को। अरेस्ट जब भी होगा तो पर्पस दो ही है अरेस्ट का, या तो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उस पर लगे आरोप का वो जवाब दे, या वो कोई अपराध ना करे। लेकिन कस्टडी में किसी व्यक्ति को अगर लिया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि इस दो पर्पस के लिए ही व्यक्ति को सर्विलियंस में रखा जाए। कस्टडी किसी अन्य पर्पस के लिए भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है, पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है पुलिस स्टेशन, तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हो। आप पुलिस के कस्टडी में हो, पुलिस ने आपसे पूछताछ के लिए आपको बुलाया है। यह होता है बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच, अरेस्ट और कस्टडी के बीच। ये तो हो गया इस दोनों के बीच के डिफरेंसेस पे बात। अब आगे बढ़िए, बात करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि क्या अरेस्ट जब भी किसी व्यक्ति को किया जाएगा उसको हथकड़ी लगाना जरूरी है? क्या अरेस्ट जब भी होगा तो हैंड कफिंग के अकॉर्डिंग ही हो जरूरी है क्या? तो देखो सेक्शन 46 को अगर आप देखोगे तो कहता है कोई जरूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से मौखिक तौर पे या लिखित तौर पे अपने आप को आत्मसमर्पित कर दे तो व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे इस पॉइंट पे आपको एक केस लॉ लिख लेना चाहिए, जो है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं फिर रिपीट करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वह उसके मौलिक अधिकार का हनन है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, जो उसको मिला है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों ने समझा थर्ड नंबर पॉइंट से। आगे आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शब्द अरेस्ट है इसको किस टर्म से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जो शब्द अरेस्ट सीआरपीसी में यूज हुआ है, ये इसकी उत्पत्ति फ्रेंच टर्म से हुई है जिसका नाम है अरेट। अरेस्ट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, वो क्या है? अरेट। अरेट का मतलब होता है टू स्टॉप और डिटेनिंग, रोकना या डिटेन करना, ये होता है इसका मीनिंग अरेस्ट का, जो फ्रेंच टर्म के अकॉर्डिंग। अब आगे आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कितने प्रकार का अरेस्ट के बारे में बताया है सीआरपीसी। तो बेसिकली दो प्रकार के अरेस्ट होते हैं एज पर सीआरपीसी। एक होता है विथ वारंट और दूसरा होता है विदाउट वारंट। तो विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी सीआरपीसी के किन किन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। मतलब यह हुआ कि मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि आखिर हमको ये बताओ कि सीआरपीसी में ऐसा कौन कौन सा प्रोविजन है जो पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज्ड करता है पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेने के रिस्पेक्ट में। जनरल प्रोविजन तो सेक्शन 41 है, सभी जानते हैं, 42 भी है, लेकिन इसके अलावे और कहां कहां प्रोविजंस है और क्या है ये आपको बताना है कमेंट करके। तो हम लोगों ने टाइप्स भी देखा। तो अरेस्ट के दो प्रकार होते हैं, एक तो विथ वारंट और दूसरा विदाउट वारंट। तो विथ वारंट जब अरेस्ट किया जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, और जब भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया इसका कुछ बेसिक प्रोविजंस। अब आपको एक और केस लॉ लिख लेना जब हम लोग प्रोविजन पे आए उसके पहले, वो है रोशन बीबी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। यहां लिखा हुआ है, आप नोट करो, क्या है? रोशन बीबी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर अरेस्ट हुआ बिना सेक्शन 46 को फॉलो किए हुए तो वो अरेस्ट इलीगल माना जाएगा इन दी आई ऑफ लॉ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। अब तो इसका बेसिक पॉइंट हो गया। अब आते हैं प्रोविजनली अरेस्ट का क्या प्रोविजन है सीआरपीसी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? डायरेक्ट है, खोलो। कहता है इन मेकिंग एन अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब तो आप लोग सब समझ चुके होंगे। तो कहता है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। तो यहां इस
पहले लाइन से आपको यह समझ में आ गया कि अरेस्ट सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है अगर वो एम्पावर्ड है बाय मजिस्ट्रेट। तो दो व्यक्ति अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया कि पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकते हैं और कोई अन्य व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है। तो कहता है कि जब अरेस्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा, तो अरेस्ट कैसे किया जाएगा ये देखिए। कहता है एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन। मतलब क्या हुआ कि अरेस्ट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, तो पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, उसकी बॉडी को टच कर सकते हैं, उसको कन्फाइन कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कहता है अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और बाय एक्शन। तब व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, दैट मींस पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो कर सकता है, उसकी बॉडी को टच कर सकता है, उसकी बॉडी को कन्फाइन कर सकता है, लेकिन तब नहीं जब वो व्यक्ति स्वेच्छा से यह कहता है या अपने एक्ट के माध्यम से यह बताने का कोशिश करता है कि मैं अपने आप को खुद आत्मसमर्पित करता हूं। तब व्यक्ति को ना छुआ जाएगा, उसके बॉडी को ना ही टच किया जाएगा, ना ही कन्फाइन किया जा सकता है। ये आप नोट कर लेना। अब यहां पे एक केस आपको और लिख लेना है क्योंकि केस लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस है डोमन उपाध्याय। क्या है केस? डोमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट का। अब इस केस में हुआ क्या, पहले आप ये समझो। डोमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट के केस में क्या हुआ कि व्यक्ति जो है खुद पे लगे आरोप को पुलिस के समक्ष जाके बता रहा है कि मैंने ये अपराध किया है और मुझ पे ये अपराध करने का आरोप लगा है और वाकई में मैंने ये अपराध किया है, मुझे आप अपने कस्टडी में ले लो। पुलिस उसको अपने कस्टडी में ले लेती है। तो यहां जो अरेस्ट हुआ है वो अरेस्ट कैसे हुआ है, तो बाय एक्शन। व्यक्ति ने स्वेच्छा से कार्य करते हुए अपने आप को आत्मसमर्पित किया पुलिस को। दैट मींस कि यहां पे उसको अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, यह माना जाएगा। इस केस में यह कहा गया था डोमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट के केस में। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जान लेना, आगे प्रोविजंस पे डिस्कस करें उसके पहले, कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है और वह अपने अरेस्ट को रेसिस्ट करेगा तो उसको पेनलाइज किया जाएगा आईपीसी के सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग। और अगर कोई व्यक्ति दूसरे के अरेस्ट को रेसिस्ट करता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है सेक्शन 225 के अकॉर्डिंग, आईपीसी इंडियन पैनल कोड। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो है वो क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या कहता है प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 सेक्शन 46 का। तो कहता है वुमेन टू बी अरेस्टेड। मतलब कि प्रोवाइजो हमें यह बता रहा है कि किसी अगर वुमेन को, महिला को अरेस्ट करना है तो कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, बेयर एक्ट है उसको पढ़िए। वेयर वुमेन टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed। कह क्या रहा है यहां तक अगर बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ कहता है प्रोवाइजो का कि किसी वुमेन को अगर अरेस्ट किया जाना है तो अगर वो वुमेन, वो महिला मौखिक तौर पे ये बताती है पुलिस ऑफिसर को कि वो पुलिस ऑफिसर के साथ चलने को तैयार है, तो इसका यह मतलब हुआ कि वह चाहती है कि पुलिस ऑफिसर उसको अपने कस्टडी में ले, और पुलिस ऑफिसर जैसे उसको अपने कस्टडी में लेगा, मान लिया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने उस वुमेन को अरेस्ट कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी महिला को अरेस्ट करने का जो पहला स्टेप है वो यह है कि महिला अगर स्वेच्छा से कहती है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर इसको ही प्रिज्यूम कर लिया जाए कि अरेस्ट वो महिला हो चुकी है। लेकिन ये जो स्टेप है ये तब तक ही वैलिड है जब तक ऐसा कोई कॉन्ट्ररी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर ऐसा कोई परिस्थिति बन जाए कि किसी महिला को अरेस्ट करने के लिए उसके बॉडी को टच करना ही पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस ऑफिसर वुमेन पुलिस ऑफिसर है, कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर उस महिला को अरेस्ट करने के लिए उसके बॉडी को टच कर सकता है। कब? जब ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस इस बात की अनुमति
दे तो। अब ये सर्कमस्टांसेस क्या क्या होंगे इसको एलोबोरेटली सीआरपीसी में बताया नहीं गया है, ये सब्जेक्ट टू दी ईच एंड एवरी केस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब आइए जो दूसरा पैराग्राफ है वो क्या कहता है, देखिए कहता है अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर, अगर परिस्थिति इस बात की इजाजत नहीं दे रही है या फिर अगर पुलिस ऑफिसर कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर जो मेल पुलिस ऑफिसर है वो किसी महिला को अरेस्ट करने के रिस्पेक्ट में उसके बॉडी को टच नहीं कर सकता है। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अगर किसी महिला को अरेस्ट किया जाएगा और उसके बॉडी को टच करना है तो दो ही सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है। पहला कि अगर पुलिस ऑफिसर कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर हो या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्ररी सर्कमस्टांसेस अस्तित्व में हो, यही दो परिस्थिति है। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली प्रोवाइजो से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सेक्शन 2 का कर रहे हैं सेक्शन 46 का, तो सबसेक्शन 2 को सबसेक्शन 3 के साथ पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 46 का। कहता है इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द इंडिविजुअल टू अरेस्ट और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है और वह उस अरेस्ट से भाग रहा है या अरेस्ट के प्रयास को रेसिस्ट कर रहा है, वो रोक रहा है पुलिस ऑफिसर को या कोई अन्य व्यक्ति को, तो कहता है कि पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स, हर तरीका अपना सकती है जो उचित होगा अरेस्ट के लिए या अरेस्ट करने के लिए। तात्पर्य यह हुआ कि सबसेक्शन 2 इतना कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है और वो अरेस्ट से भाग रहा है या अरेस्ट होने नहीं दे रहा है खुद का पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो भी उचित कार्रवाई होगा वो हर एक कार्रवाई को करेगा जो नेसेसरी है अरेस्ट करने के लिए। तो सवाल ये उठता है, क्या अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर डेथ काउज कर सकता है? तो इसकी जानकारी आपको सबसेक्शन 3 से मिलेगी और यहीं से अराइज होता है इनकाउंटर का कंसेप्ट। आइए देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है। कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू काउज डेथ, और माफ कीजिए गिव अ राइट टू काउज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो उस अपराध का आरोपी है जो पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से नहीं, तो फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए अगर व्यक्ति अरेस्ट से भागेगा तो उसका डेथ नहीं किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो इसको पढ़ने से आपको यह समझ में आ गया एक बात कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है जो एक्यूज्ड है उस ऑफेंस का जो पनिशेबल है विथ डेथ सेंटेंस या विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उस पर्सन के अरेस्ट के लिए अगर वो अरेस्ट से भागेगा तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर उसका डेथ भी कर सकता है। यहीं से इनकाउंटर का कंसेप्ट अराइज हो जाता है। तो इनकाउंटर का प्रोविजन सीआरपीसी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में बताया गया है सेक्शन 46 का। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 का करें तो सबसेक्शन 4 देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 46 का। कहता है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। पहला पैराग्राफ कहता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं उसको छोड़ के एज ए जनरल रूल जनरल सिचुएशन जनरल सर्कमस्टांसेस में किसी भी महिला को किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है आफ्टर सनसेट सूर्य अस्त के बाद एंड बिफोर सनराइज सूर्य उदय होने के पहले। यह है पहला पैराग्राफ सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 का। अब आगे बढ़िए क्या कहता है दूसरा पैराग्राफ को कहता है कि अगर मान लीजिए कोई विकट परिस्थिति है, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है जो यह कहता है कि किसी वुमेन किसी महिला को अरेस्ट करना अनिवार्य है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, तो कैसे होगा ये अरेस्ट इसके बारे में बताता है। तो कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है वो अरेस्ट करने से पहले लिखित में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रायर परमिशन, सबसे पहले वो परमिशन लेगा। परमिशन किसका लेगा? प्रायर परमिशन
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का रहेगा। और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होंगे? तो वो होंगे जिसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत या तो अपराध हुआ है या अरेस्ट किया जाना है। उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रेयर परमिशन लेने के बाद ही कोई भी वुमेन पुलिस ऑफिसर ही किसी वुमेन को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट कर सकती है। यह है सेकंड पैराग्राफ सेक्शन 46 का सबसेक्शन 4। तो दोस्तों इसी के साथ आपका सेक्शन 46 मोड जो बताता है कि अरेस्ट कैसे होगा ये कंप्लीट हो गया। और चैप्टर 5 सीआरपीसी का सेक्शन 41 से 46 तक हम लोग अभी इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। बाकी बचे प्रोविजंस को हम लोग आगे एपिसोड में डिस्कस करेंगे और हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं अंततः आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे लॉ को पढ़े खुद से, कोई भी केस में आप फंस चुके हैं, आप जुडिशियल एस्पायरेंट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम अपना प्रिपरेशन करें एक राइट डायरेक्शन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।